लॉन्ग टर्म ट्रेंड एसटीटी जब भी हाइक हुआ है उसका इम्पैक्ट नहीं होता है। हमने एसटीटी तो टच कर लिया, अगर एसटीटी को हटा दें एक सेकंड के लिए, तो बजट को आप कैसे देखते हैं? विकसित भारत में आपको चाहिए नई टेक्नोलॉजीज, नए इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, फोकस ऑन सर्विसेज, जॉब क्रिएशन, फोकस ऑन सेक्टर्स विच इन अ सेंस कैन क्रिएट लार्ज एम्प्लॉयमेंट। पर क्या बजट एक नॉन इवेंट है फॉर डेली ट्रेडिंग या ट्रेडिंग? देखिए, कोविड के बाद एक बहुत ही बढ़िया बजट आया था जब बजट की कॉम्प्लेक्सिटी को बंद कर दिया गया था। तो ये बोलना कि बजट एक नो इवेंट है जो सब बोलने लगे हैं, मेरे हिसाब से ये एक करेक्ट विचार नहीं होगा। बिकॉज मेरा अभी भी मानना है कि बजट से इंटेंशन आपको पता लग जाएगा। क्या हुआ सर चांदी में? ये जो 60% के आसपास इसी साल में बढ़ा, फिर भी पिछले कुछ दिनों में धड़ाम से गिरा। अब चांदी यहाँ से कहाँ जाएगी, बहुत मुश्किल है बोलना, बिकॉज देर आर जस्ट टू मच ऑफ फ्लक्चुएशन। अभी चांदी मेरे हिसाब से वो नो रिस्क जोन में है, बिकॉज चांदी की प्राइसेस जब तक स्थिर नहीं होंगी, और आज हम बात कर रहे हैं तो आज मैंने देखा आज एक 15% का स्विंग है, नीचे का सर्किट ऊपर का सर्किट फिर नीचे। तो भैया कैसे जज कर सकते हो जहाँ पर चांदी इज बिहेविंग लाइक अ स्मॉल कैप स्टॉक? चलिए साहब, निकुंज के नज़रिए के दूसरे एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोगों ने जो पहले एपिसोड में प्यार दिया ना, आप सबके मैसेजेस आए, चाहे वो डीएम पे हो, चाहे वो कभी इंस्टाग्राम के कमेंट में हो, यूट्यूब के कमेंट में, ये प्यार बनाए रखिएगा। ये प्यार जो है वो हमारे लिए बूस्टर शॉट का काम करता है। अब बात होते हैं, बजट निकला है। निकुंज सर, अगर मैं ये सवाल पहले ही नहीं पूछूंगा तो जितने भी ये मार्केट के दीवाने हैं सब मुझे सूली पे लटका। बजट को दो तरीके से देखना पड़ेगा, एक एसटीटी और दूसरा एसटीटी को हटा के। अब सरकार का ये कहना है कि ये जो एसटीटी फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे लगा है क्योंकि सट्टा होता है और हमें डिस्करेज करना है। पर एक सवाल सब पूछ रहे हैं कि क्या दाम कभी शौक के आड़े आया है? आपका क्या टेक है इस पे? देखिए, सबसे पहले जो मार्केट में जो एसटीटी का जो इंक्रीज आया है, क्या वो एक्सपेक्टेड था? एकदम भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मार्केट के अंदर कुछ भी अगर अनएक्सपेक्टेड होता है, अच्छा हो या बुरा हो, अच्छा होता है तो प्राइसेस ऊपर जाते हैं, बुरा होता है तो प्राइसेस नीचे आते हैं। तो एसटीटी प्राइमरीली एक न्यूज़ थी जिसको कोई एंटिसिपेट और एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जिसका इमीडिएट रिएक्शन हमने देखा कल हुआ है। मगर जो गिरावट थी उसके भैया और भी कई कारण थे। लेट्स रिमाइंड एवरीबॉडी, फ्राइडे नाइट सेल ऑफ इन सिल्वर, उसके बाद ग्लोबल हम देख रहे हैं एक प्रकार की मंदी सी आ रही है। एफआई ऑलरेडी बेच रहे थे और हम देख रहे थे कि रुपये के अंदर जो था एक प्रकार का ऑलरेडी प्रेशर बना हुआ है। तो आप एक अंडर परफॉर्मिंग मार्केट है जिसके अंदर ग्लोबली रिस्क ऑफ मूवमेंट है, भले वो सोना हो, भले वो चांदी हो, भले मेटल स्टॉक्स का सेल ऑफ हो, उन सबको मिला करके मुझे लगता है कि जो रिएक्शन था वो रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा मैग्नीफाइड था या काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाइड था। अब एसटीटी की बात करते हैं, तो एसटीटी के पीछे आपको ये समझना पड़ेगा, अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर आप देखते हैं, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, कई ब्रोकरेजेस ने इस रिपोर्ट पे बात करी है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड एसटीटी जब भी हाइक हुआ है उसका इम्पैक्ट नहीं होता है। जी हाँ, शॉर्ट टर्म के अंदर ट्रेडिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी, जी हाँ, शॉर्ट टर्म के अंदर लिक्विडिटी पर असर पड़ेगा, मगर जो इंडियन पब्लिक या जो ट्रेडर है, सेबी का डेटा है दैट 95% ऑफ द टोटल ट्रेड्स राइट नाउ आर लूजिंग मनी। तो सेबी या सरकार क्या कर रही है, कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग को थोड़ा महंगा कर रही है। मगर अल्टीमेटली आप लॉन्ग टर्म में मार्केट को देखते हैं, मीडियम टर्म में मार्केट को देखते हैं, तो आपको क्या देखना पड़ता है? अर्निंग्स, आपको कॉस्ट, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, अर्निंग्स ग्रोथ को देखना पड़ता है, और आपको देखना पड़ता है उसकी टर्मिनल वैल्यू कितनी है। तो अगर मैं ब्रोकरेजेस को हटा दूं, केवल ब्रोकरेजेस को, तो किसी भी कंपनी में एसटीटी से क्या फर्क पड़ सकता है? उसके मुनाफों में फर्क नहीं पड़ेगा, उसके मार्जिन में फर्क नहीं पड़ेगा, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो टर्मिनल वैल्यू में कुछ घटके फर्क नहीं पड़ता है और अर्निंग्स में नहीं फर्क पड़ेगा। तो कुछ ब्रोकरेजेस और कुछ अगर फाइनेंशियल स्टॉक्स को हटा दें, मोतीलाल ओसवाल, इंजन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नुवामा, जिनमें सीधा असर पड़ेगा, मैं मानता हूँ, मगर उसके बाद क्या? उसके बाद तो भाई अल्टीमेटली तो दूसरी कंपनियां हैं, उनको असर नहीं पड़ेगा। अब आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि भी एसटीटी आपने रखा पर आपने लॉन्ग टर्म कम नहीं करा, आपने उसके साथ में ऑफसेट नहीं दिया। यह मेरे हिसाब से होना चाहिए था, मगर देन यू हैव टू रिस्पेक्ट व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग
एंड यू हैव टू लुक एट द इंटेंशन ऑफ व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग। सरकार ने इंटेंशन बड़ा क्लियर कर दिया है। सरकार ने इंटेंशन क्लियर करके ये बोला कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव टैक्स नहीं था, हमारा ऑब्जेक्टिव था लोगों को प्रोटेक्ट करना। जब एसटीटी पहली बार आया था तो मुझे याद है उत्कर्ष, उस समय सेंसेक्स शायद 6 या 7 हज़ार था। उस समय भी मार्केट का रिएक्शन आया था और उसके बाद मार्केट भूल गया था। आज हम जो पुरानी बातें जिन्होंने मार्केट को मारा था, कोविड, क्या आज हम उसकी बात करते हैं? हम उसकी बात नहीं करते। रात गई बात गई। तो मार्केट के अंदर एक एडजस्टमेंट का प्रोसेस होता है। मुझे लगता है एडजस्टमेंट हो जाएगा। एडजस्टमेंट काफ़ी तो कल हो चुका है, मगर आप एक बुनियादी लेवल पे बात कर सकते थे कि क्या इस समय ये ज़रूरी था, क्योंकि मार्केट इस समय ऑलरेडी सबड्यूड है। तो आपने एक प्रकार से कहते हैं ना जी कि एक हवन कुंड के अंदर आपने एक घी और डाल दिया है, जिससे जी मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव हो गया। तंगी में आटा गिला जो जी हम हाँ, जी। कहते हैं, ये जरूरी नहीं था। जरूरी नहीं था। पर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक लाइन आप कहते हो सर कि गुड न्यूज एंड गुड प्राइस डोंट कम टुगेदर। मैं बजट का वापस ले लेता हूँ, फिर घूम के बहुत सारे सवालों पे आऊंगा, क्योंकि हमने एसटीटी तो टच कर लिया। अगर एसटीटी को हटा दें एक सेकंड के लिए, तो बजट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो बजट है ये एक बिल्ड इंडिया का बजट है। हम बात कर रहे हैं विकसित भारत की। तो विकसित भारत क्या है? विकसित भारत में आपको चाहिए नई टेक्नोलॉजीज, नए इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, फोकस ऑन सर्विसेज, जॉब क्रिएशन, फोकस ऑन सेक्टर्स विच इन अ सेंस कैन क्रिएट लार्ज एम्प्लॉयमेंट। तो इसके पहले वाले बजट को अगर आप देखें तो उसके पहले वाले बजट, 2 बजट से मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत फोकस था। इस समय सर्विसेज पे बहुत फोकस है, खासकर ये 2 सेक्टर्स, जैसे कि टूरिज्म एक बड़ा डेल्टा आ सकता है, बिकॉज टूरिज्म लार्ज लोगों को एम्प्लॉय करता है। सेकंड, अगर आप देखें हॉस्पिटल और हॉस्पिटैलिटी, उनको लेकर के काफ़ी इस समय फोकस दिया गया था। टेक्सटाइल, जिसको मार पड़ी है टैरिफ की वजह से, उस पर काफ़ी फोकस दिया था। तो जो ब्रॉड टोन है बजट की, वह काफ़ी इस समय सर्विसेज डोमिनेटेड थी। फिर इस बजट के अंदर छोटी छोटी चीज़ें थी, मगर छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी इम्पैक्ट कर सकती हैं। रिन्यूड फोकस ऑन सोलर एनर्जी बजट के फाइन प्रिंट में आया था। स्पेशल मेंशन ऑफ टैक्स हॉलीडेज टू बिल्ट अप एआई, स्पेशली डेटा सेंटर्स। तो जब इंडिया में आईटी बूम चालू हुआ था उत्कर्ष 2000 से पहले, उस समय आईटी कंपनीज बड़ी क्यों हुई? सरकार ने उनको टैक्स ब्रेक दे दिया कि अगर आप आईटी कंपनी हो टैक्स नहीं देंगे। तो यह ग्रोथ का कारण था कि वो जो कमा रहे थे उसको इन्वेस्ट कर रहे थे। अगर आपको टैक्स ही नहीं देना है तो इमेजिन करिए 20-25% की सेविंग आ गई, उसको आप रीडिप्लॉय कर सकते थे। तो वो एक दिशा, अगर आप देखें तो एक दिशा राइट डायरेक्शन पे है। तो स्पेशल मेंशन ऑन न्यूक्लियर। अगर हम विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित भारत की नीड्स क्या होंगी? टेक्नोलॉजी, एआई, मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन, सर्विसेज। तो कुल मिलाकर के ये जो बजट है यह एक फॉरवर्ड लुकिंग बजट है। इस बजट के अंदर हालांकि ग्रांट्स थी, मगर दिस वाज नॉट अ बजट विच वुड फोकस ओनली ऑन दिस ग्रांट, दैट ग्रांट, ये स्कीम, वो स्कीम, वो जो टिपिकल एक बजट में आता था। हाँ। कि भाई हम ये स्कीम्स चला रहे हैं। इस समय जो फोकस था वो टेक्नोलॉजी की तरफ था। इस समय जो फोकस था वो मॉडर्न एरियाज पे था। इस समय जो फोकस था बायोटेक्नोलॉजी की तरफ था। नॉर्मली इंडियन बजट्स की टोन ये नहीं होती है। हाँ। तो आप बजट को आप एक फॉरवर्ड लुकिंग लेंस से अगर आप देखेंगे तो हाइप नहीं थी, खराब नहीं था कुछ, और फ्यूचर रेडी बजट है। अब आर्ग्यूमेंट की बात है कि हम एसटीटी में क्या करें ना करें, वो तो देखिए स्टॉक मार्केट में जो भी देखेगा तो बोलेगा भाई एसटीटी नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म नहीं होना चाहिए। मगर लाइफ में कंपल्शंस भी होती हैं और आपको कई बार एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। अच्छा सर, क्या बजट की टोन ही बहुत सालों में अब बदलती गई है? और एज एन इन्वेस्टर कितना बड़ा इवेंट, देखिए एसटीटी का झटका तो निकाल दीजिए, पर क्या बजट एक नॉन इवेंट है फॉर डेली ट्रेडिंग या ट्रेडिंग? और क्या ये एक मोर फ्यूचर लेंस है ईयर का कि कहाँ सरकार देख रही है आगे? क्या तरीका बदला है बजट का आपके 27 साल के करियर में? देखिए, जब मैंने अपना करियर चालू करा था, बजट वाज द इवेंट। क्या महंगा क्या सस्ता, हमारी फेवरेट लाइन होती थी। बजट के एंड में आता था कि क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता हुआ, बिकॉज उस समय जीएसटी नहीं था। फिर उसके बाद जीएसटी आया, कई रिफॉर्म्स आपने बजट के बाहर कर दिए। बिकॉज बजट एक फोरम होता था, बिकॉज मास देखता था उसको, और मास फोरम्स पे आप जाकर के मास अनाउंसमेंट्स करते थे। मगर धीरे धीरे अब बजट साल में एक बार आता है, आपको कुछ रिफॉर्म करना है तो अब इस साल का वेट थोड़ी करोगे। मगर पहले ऐसा होता था। एक ज़माना था जब इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ज़्यादा होती थी, एक ज़माना था जब कस्टम ड्यूटीज़ ज़्यादा होती थी, इंडिया खुल रहा था, नए नए सेक्टर्स आ रहे थे, नए नए सेक्टर्स को बूस्ट दे रहे थे, तो बजट में अनाउंसमेंट ज़रूर आते थे ओवर द ईयर्स। हालांकि बजट को अगर आप देखें तो उसकी प्रोमिनेंस
इन टर्म्स ऑफ लार्ज बिग बैंग अनाउंसमेंट्स कम हो रही है। मगर पिछले 2 या 3 बजट में ऐसा भी नहीं हुआ है। बड़ा टैक्स कट लास्ट बजट में आया हाँ। था जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। जीएसटी रिफॉर्म बजट के बाहर आ गया। बाहर आ गया। अगर हम उसके पहले के बजट की आप बात देखिए, कोविड के बाद एक बहुत ही बढ़िया बजट आया था हाँ। जब बजट की कॉम्प्लेक्सिटी को बंद कर दिया गया था। हाँ। तो ये बोलना कि बजट एक नो इवेंट है जो सब बोलने लगे हैं, मेरे हिसाब से ये एक करेक्ट विचार नहीं होगा। बिकॉज मेरा अभी भी मानना है दैट बजट से एक इंटेंशन आपको पता लग जाती Intention है, आपको आइडिया लगता सरकार की सोच आपको पता लग जाती है कि कितनी बोरिंग होगी, किस दिशा में वो जा रहे हैं, वो इनवर्ड लुकिंग आ रहे हैं, फॉरवर्ड लुकिंग जा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के समय क्या कर रहे हैं, वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि जो देखिए, अगर tomorrow when you have a child in the house, you know that the toddler will have different requirement and the teenager will have different requirement and the adult child will have different requirement. And you know that India is going towards being विकसित भारत। अगर हमें विश्व की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, जो हमारी इंस्पिरेशन और एस्पिरेशन है, उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो दिशा बजट से दिखती है। सरकार का फिजिकल डिसिप्लिन का जो फोकस है, जो नंबर्स आए, जो फोरकास्ट हैं, वो आपको कैसे लग रहे हैं? मुझे तो अच्छे लगे। आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम जो फिजिकल डेफिसिट को लेकर के एकदम हाई जो होती थी, मेरे को हाँ। लगता है कि सरकार ने जो ग्लाइड पाथ मेंटेन करा। देखिए, कोविड के बाद जो फिजिकल डिसिप्लिन इंडिया में आई है वो काबिले तारीफ है, और वो आई थिंक दिख रहा है। बिकॉज जो कल नंबर आए थे 4.4, 4.5, इक्का दुक्का इधर उधर, मगर वो जो नंबर थे मेरे हिसाब से काफ़ी इंप्रेसिव है। सो देयर इज नो कंप्लेन ऑन दैट फ्रंट। जो ग्रॉस बोरोइंग प्रोग्राम है उसको लेकर के सब थोड़ी आवाज़ ज़रूर कर रहे हैं, मगर मेरा मानना है कि स्मॉल सेविंग्स इस समय ज़्यादा हैं, तो बैंक्स के पास अगर इतना एडवांटेज रहेगा तो शायद स्मॉल सेविंग्स ग्रॉस का नंबर ज़्यादा है, मगर नेट नंबर में शायद मुझे लगता है कि आरबीआई पिवट कर सकता है। तीसरा जो जीडीपी का अजम्पशन है, नॉमिनल जीडीपी का 10-10.5% ग्रोथ अजम्पशन है, रीजनेबल है। आप थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन तो एक्सपेक्ट ही करेंगे। टैक्स ग्रोथ का जो अजम्पशन है वो भी मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो कुल मिला के जो बजट की जो अर्थमेटिक है वह मतलब आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। आप बोलेंगे दैट लॉजिकल है और डिपेंडेबल है। क्या हुआ सर चांदी में? ये जो 60% के आसपास इसी साल में बढ़ा, फिर भी पिछले कुछ दिनों में धड़ाम से गिरा। जो रिटेल इन्वेस्टर है या जो एक आम आदमी है जो शौक में चांदी बढ़ रहा है चले खरीद लेते हैं, मेरे पास भी कई लोग आते हैं तो मुझे चांदी का क्या करें, मैंने कहा इस समय तो मैं कैसे बता सकता हूँ क्या हुआ क्या ये चांदी में? देखिए, चांदी की जो प्राइसेस हैं एग्जैक्टली 12 महीने पहले शायद 80,000 थे। 80,000 से 4.5 लाख। तो 80,000 से 4.5 लाख अगर आप देखेंगे तो वह एक तरीके से 4 गुना प्राइसिंग है। और 4 गुना प्राइसिंग का रीज़न क्या था? 4 गुना प्राइसिंग का रीज़न आई थिंक एटलीस्ट इन द लास्ट 20% वॉज मोर स्पेकुलेशन एंड नो रियल अंडरलाइंग डिमांड। तो चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल है। चांदी और सोना, हालांकि हम एक ही शब्दावली में बोलते हैं सोना चांदी, चांदी सोना, चांदी और सोने में बहुत डिफरेंस है। चांदी का इंडस्ट्रियल यूसेज केमिकल कार इंडस्ट्री में, सोलर इंडस्ट्री में है, डेटा सेंटर, वायर इंडस्ट्री में, डेटा सेंटर में। तो सिल्वर इज ऑलवेज अ बेट ऑन इंडस्ट्रियल, गोल्ड इज ऑलवेज अ बेट ऑन सेफ्टी। चांदी के अंदर, क्योंकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट के अंदर इसके अंदर हमने देखा था कि अवेलेबल है, तो चांदी के अंदर हमने देखा कि एक वन साइडेड ट्रेड हो चुकी थी। और ये चांदी में जो हुआ है वो पहले भी हो चुका है और सब एसेट क्लासेस में ये होता है। देखिए, मार्केट कोई भी एसेट क्लास एक साइकिल फॉलो करती है। पहला होता है ग्राउंड जीरो, किसी को भरोसा नहीं होता है। तो 1 साल पहले किसी को भरोसा नहीं था, भैया चांदी तो क्या 10 साल से वही भाव है, कहीं जाने वाली नहीं है, जिसको हम कहते हैं ग्राउंड जीरो। फिर एक आता है ग्राउंड वन, समझदार लोग उसको लेने लगते हैं। फिर आता है पार्टिसिपेशन। फिर उसके बाद एक स्टेज आती है जिसके अंदर आता है डिनायल। फिर आता है मास पार्टिसिपेशन। फिर आता है यूफोरिया और फिर आता है बबल। ये एक प्रकार की प्रक्रिया चलती है। वह चांदी में भी हुई है, वह एक ज़माने में सोने में भी हुई थी, वह अभी एआई स्टॉक्स में हो रही है, वो एक ज़माने में ट्यूलिप स्टॉक्स में हुई थी आज से 300 साल पहले, रेल रोड स्टॉक्स में हुई थी, चाइना में हुई थी, और भारत में कई शहरों में हो चुकी है। जैसे ये स्टॉक्स में हमने देखा था 100 के पी मल्टीपल हो गए थे, कंज्यूमर स्टॉक में 100 के पी मल्टीपल हो गए थे। तो ये जो ट्रेंड हुआ है टिपिकली बूम एंड बस्ट है। अब चांदी यहाँ से कहाँ जाएगी बहुत मुश्किल है बोलना, बिकॉज देर आर जस्ट टू मच ऑफ फ्लक्चुएशन। अभी चांदी मेरे हिसाब से वो नो रिस्क जोन में है, बिकॉज चांदी की प्राइसेस जब तक स्थिर नहीं होंगी, और आज हम बात कर रहे हैं तो आज मैंने देखा आज एक 15% का स्विंग है, नीचे का सर्किट, ऊपर का सर्किट, फिर नीचे। तो भैया कैसे जज कर सकते हो जहाँ पर चांदी इज बिहेविंग लाइक अ स्मॉल कैप स्टॉक? तो
तो चांदी की प्राइसेस स्मॉल कैप स्टॉक से उसको स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद व्यू लेते हैं। मगर अगर मैं पिछली साइकिल को अगर मैं देखूं तो पिछली बार चांदी जो थी पिछली बुल मार्केट में 50 से करीब 95,000 तक गई थी, 95 के बाद 70,000 पे आकर के कई सालों तक रही थी। सो देयर वुड बी अ प्राइस व्हिच द मार्केट्स विल फिगर आउट इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, और वहां पर आके चांदी एक लंबे कंसोलिडेशन के मूड में आ जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसे कोई सेक्टर में इंडस्ट्रियल डिमांड चांदी की आती लगती नहीं है। और कहते हैं ना कि एक बार जब मार पड़ती है तो सारा सट्टा शेयर बाजार का निकल जाता है। मगर चांदी को मैं हमेशा मैं बोलता हूँ इट इज गोल्ड ऑन स्टेरॉइड्स। तो उस नजरिए से देखिए। अरे क्या कोई तरीका है सर कि जब ये जैसे आपने कहा जब बबल बनता है तो अब जो आम इन्वेस्टर होता है उसको समझ नहीं आता कि अच्छा कहीं मैं बहुत अभी बबल बना हो ना, कोई तरीका है जिससे वो आप फॉलो करते हो या कोई आप हमें सलाह दे सके कि भाई इसको नोटिस करें जब आप किसी भी इस तरीके के मूवमेंट को देख रहे हैं कि भाई कहाँ रहना है, कहाँ बचना है और कहाँ घुसना है? ओवर एक्साइटमेंट, ओवर लेवरेज, ओवर इन्वेस्टमेंट। सो ओवर एक्साइटमेंट होता है कि घर घर की कहानी चांदी हो गई थी, घर घर की कहानी चांदी हो गई थी, वो होता है ओवर एक्साइटमेंट। ओवर लेवरेज, अगर आप देखिए चांदी के फ्यूचर्स के अंदर या वायदे मार्केट के अंदर इंटरनेशनली, आपको कमोडिटी के अंदर अनलाइक स्टॉक मार्जिन कम देना पड़ता है। तो आप 100 रुपये का मार्जिन देकर के 500 रुपये का माल ले सकते हैं। कई कई चीज़ों में तो आप 100 रुपये का माल देकर के आप 1000 रुपये तक का माल ले सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग अ सेंस, राइट। ओवर लेवरेज हो चुकी थी, लेवरेज इंडिकेटर्स थे। तीसरा होता है ओवर इन्वेस्टमेंट। मुझे लग रहा है कि इस समय चांदी के अंदर ओवर इन्वेस्टमेंट भी आ चुका है। तो चांदी के अंदर ओवर इन्वेस्टमेंट की वजह जितनी भी माइनिंग कंपनियां हैं उनको पता है भैया देखो जितनी जल्दी चांदी निकाल सको उतनी जल्दी चांदी के उनके जो जनरेटर्स थे, उनके जो बुलडोजर थे, फटफट फटफट चल रहे थे। तो उस समय चांदी की जो माइनिंग उसके अंदर ओवर इन्वेस्टमेंट आ चुका था। तो बबल जो होता है ना उत्कर्ष, उसके बड़े सिंपल पैटर्न्स होते हैं, और ये मैं रुचि शर्मा से ही सीखा है कि ओवर एक्साइटमेंट, ओवर लेवरेज, ओवर कमिटमेंट, ये जब आ जाता है, वो भले चांदी में हो, भले सोने में हो, भले यूएस में हो, या भले कुछ इंडियन स्टॉक्स में हो, तो एक बड़ा ही एक सिंगल सा पैटर्न है। और देखिए क्या होता है, आप मार्केट के अंदर टॉप और बॉटम कभी नहीं पकड़ सकते, आप दिशा पकड़ सकते हो। तो मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने चांदी 2.5 लाख में बेची है, उसके बाद 4 लाख हुई, दुख हुआ, मगर 2.5 लाख वापस आ गई। तो आप जब बबल में बेचेंगे तो आपको ये लगेगा कि अरे यार मैं तो बेस्ट पार्ट मिस कर गया। हाँ। मगर वो होता है। सिमिलरली जब बॉटम में आप लेंगे तो मार्केट आपको लगेगा अरे यार तो बॉटम है और गिर सकता, हो सकता है और गिर जाए। तो जब बॉटम मार्केट का बनता है कोई पसंद नहीं करता है, वो हेटेड कैटेगरी में आ जाती है। तो चांदी में जो हुआ ना, मैं आपको समझाता हूँ, एक ही दिन के अंदर फोमो जोमो बन गया। अरे मैंने चांदी क्यों नहीं ली, थैंक गॉड नहीं ली, थैंक गॉड। एक दिन में फोमो जोमो हो गया। यही होता है।